सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। रब ने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी। नाजरीन, 84 साल पहले आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने एक अलग मुमलिकत बनाकर रहने का फैसला कर लिया था। वो पहला कदम था आज़ादी की तरफ, पहला कदम था जद्दोजहद की तरफ, और पहला कदम था खुद को एक कौम मनवाने की तरफ। तो कायदे आज़म ने कहा कि लफ्ज़ कौम की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान एक अलहदा कौम है, और उस लिहाज से उनका अपना अलहदा वतन, अपना इलाका और अपनी मुमलिकत होनी चाहिए जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि हम मजहबी, रूहानी, तहजीबी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी एतबार से पूरी तरह से आज़ाद हों और हिंदू मुस्लिम दो पुरअमन हमसायों की तरह रहें। हम ऐसे किसी दस्तूर को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मुस्तकिल अक्सरियत को हाकिम बना दे। इसलिए अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमें खुद को दो खुद मुख्तार मुमलिकतों में तकसीम कर लें। यही वो पॉइंट था जो 23 मार्च 1940 की करारदाद की बुनियाद बना, और फिर इसी बुनियाद पर 7 साल के बाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, जिसकी याद में हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत तजदीद अहद के लिए हर साल इकट्ठे होते हैं, जिसका मुज़ाहरा आज भी हमने इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका परेड के मौके पर देखा। मेरी तरफ से, मेरे इस चैनल 92 न्यूज़ की तरफ से आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन अब इस जमात की सियासत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। पंजाब में नून लीग की हुकूमत तो बन गई, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मैंडेट हमारा है जिसे चोरी किया गया है। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस चांस को ज़ाया नहीं करना चाहती और अपना पॉलिटिकल बेस कैंप बचाने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश कर रही है। रमज़ान राशन जो है गरीबों के घरों तक पहुंचाना हो, हस्पताल हो, बाज़ार हो या जेलें, मरियम नवाज़ हर जगह नज़र आ रही हैं। किसान कार्ड हों, स्कॉलर्स हों, आसान किस्तों पर मोटरसाइकिलें हों या गरीबों के लिए घर हों, बड़े बड़े ऐलानात भी हो रहे हैं। यानी मरियम नवाज़ पूरी तरह से हमें हर जगह एक्टिव ज़रूर नज़र आ रही हैं। सरकारी प्रोटोकॉल से हटकर बेटी को कामयाब कराने के लिए नवाज शरीफ खुद भी इंतजामी जो इजलास हैं उनमें शरीक भी हो रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया। वो असम्बली पहुंच नहीं सके, उन्हें आने नहीं दिया गया, जिस वजह से वो हल्फ नहीं उठा सके। अब उनकी जगह मलिक अहमद खान बच्चड़ को अपोजिशन लीडर बनाया गया है। सवाल ये है कि मरियम नवाज़ जो है इस हुकूमत को अपोजिशन कितना टफ टाइम दे सकती है। क्या अपोजिशन का महज यही काम रह गया है? क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं जब से ये नई पंजाब असम्बली वजूद में आई है, जब पंजाब असम्बली का इजलास होता है खूब शोर मचता है, शोर मचाया जाता है, घर चले जाओ, मैंडेट चोरी वाली हुकूमत, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, तस्वीर का असल रुख कौन सामने लेकर आएगा। मरियम नवाज शरीफ ने तो कहा था कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए मैं तो उनकी भी वजीर आला हूं, और ये भी कि ऑपोजिशन के लिए मेरे चैम्बर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन ये क्या, उनका मैंडेट ना मानने वाली ऑपोजिशन यानी पीटीआई सड़कों पर आती है तो जेलों के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। क्या मरियम नवाज सबकी वज़ीर आला बनकर दिखा भी रही हैं? नून लीग तो अपनी खोई हुई मकबूलियत दोबारा हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सवाल यह है कि सूबे में अपोजिशन क्या कर रही है। फॉर्म 45-47 की जंग में पीटीआई ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शेडो काबीना बनाने का भी ऐलान किया था ताकि हुकूमत इक़दामात की जो हकीकत है उसको सामने लाया जा सके। उस शेडो काबीना का क्या बना? मरियम नवाज शरीफ को टफ टाइम देने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने
क्या हिकमत अमली, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, या ईद गुजरने का इंतजार किया जा रहा है? कोई मरीम नवाज को उस्मान बुज़दार से बेहतर तो कोई उस्मान बुज़दार 2 कह रहा है। उनमें से कौन सी बात सही है? सेनेट इलेक्शन आगे आ रहे हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, पंजाब में कुछ बड़े नाम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने एमपीओज़ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैसे बिकने से बचाएगी, जो हमेशा से खदशा रहा है क्योंकि खुफिया रायशुमारी होती है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे लाहौर स्टूडियो से आज ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। सर, जो बात मैंने की, जब से ये असम्बली के इजलास शुरू हुए हैं हम एक ही चीज़ देखते हैं, शोर शराबा, नारे। मरीम नवाज़ ने तो कहा था कि मुझे तो जिसने वोट नहीं दिए मैं तो उसकी भी वज़ीर आला हूँ, तो आप लोग तो बात भी नहीं करने देते, ऑपोजिशन इतना शोर मचाती है, ये क्यों असम्बली को हर दफ़ा मछली मंडी बना दिया जाता है? देखिए जी, बात यह है कि हमारा जो लास्ट सेशन था, जब बजट सेशन हुआ, तो उसमें एक रिवायत है कि जो ओपनिंग स्पीच होती है वो अपोजिशन लीडर करते हैं। उससे पहले अब थोड़ा सा पीछे जाएं तो जिस दिन मरीम नवाज़ ने हलफ उठाया उस दिन उसने अपने वालिद की फ़ोटो लगाई हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब। जी बिल्कुल लगाई हुई थी। उसके बाद जिस दिन इन्होंने बजट पे अपनी स्पीच की इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस दिन भी लगी हुई थी। सही। अच्छा, नवाज शरीफ की मेरा नहीं ख्याल कि कोई हैसियत इस किस्म की अब पार्टी में उनकी बच गई है, सिवाय इसके कि वो MNA हैं। और जब वो MNA थे तो अगर उसकी इतनी हैसियत मुसलमा होती तो एक MNA का हक बनता है प्राइम मिनिस्टर बनना, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते। सही। तो मेरे ख्याल में तो वो अपनी जमात के ही रिजेक्टेड पर्सन है। हम अपने लीडर की, अपने महबूब लीडर की, बानी चेयरमैन की, इमरान खान की हम पिक्चर लेके आए। अच्छा। उन्होंने वो पिक्चर वहां पे उन्होंने रौला डाल दिया, शोर मचा दिया। मैंने देखा था। और पहली दफा ये हुआ है पंजाब असेंबली की तारीख में, पहली दफा हुआ है कि बजट सेशन, हमेशा जो बजट सेशन होता है वो गवर्नमेंट पार्टी को बिलोंग करता है, और अपोजिशन की स्पीच से पहले वो बजट सेशन आप ले ही नहीं सकते। सही। और उस दिन पहली दफा इन्होंने बायकॉट किया, सिर्फ तस्वीर पे, सिर्फ उस तस्वीर पे, और कोई अभी तो सेशन शुरू ही नहीं हुआ। सही। तो फिर काफी लेद हुई, और पहली दफा बायकॉट के बाद 10 मिनट के लिए एतराज ये था कि आप इमरान खान की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि वो सजा याफ्ता है। नॉट एट ऑल, वो सजा याफ्ता नहीं है। सजा तो देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि उस सजा के कंटेंट्स का आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम उसको सजा नहीं मानते हमारे नज़दीक, बल्कि पूरी पाकिस्तान कौम के नज़दीक। आप आज भी सर्वे करवा लें, आप कहीं बाजार में चली जाएं, कहीं आप बात पूछ लें तो सबको पता है। जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, जब नवाज शरीफ को सजाएं हुई थी, जब वो यहाँ से चले गए थे, नवाज शरीफ की भी तकरीर हम नहीं दिखा सकते थे, तस्वीर नहीं दिखा सकते थे। देखिए, नवाज शरीफ का उस वक्त आपको याद है, गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने एक वीडियो लिंक तकरीर की थी। बिल्कुल याद है। देन ही वाज PO, वो उस वक्त भी उसका था, प्रो फेंडर था आपका नवाज शरीफ। मैं इस बहस में नहीं जाता, मैं चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिस आपने की है। असेंबली नॉर्म्स में ये होता है कि एक प्रैक्टिस हो रही है, उसको चलने फिर आप लोगों ने शोर मचाया कि आप लोगों ने थैलों पे क्यों लगाई हुई है तस्वीर? देखिए जी, वो अलहदा कंटेंट्स है। नवाज शरीफ अपोजिशन ने बायकॉट किया, हमने तकरीर की, सारा कुछ हुआ, उन्होंने समझा कि ये हमारे से गलती हुई है, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है मुस्लिम लीग नून ने असेंबली के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जितना ब्लेंडर हुआ है, यानी 8 फरवरी को रात 11 बजे के बाद काम शुरू हो गया था 47 वाला। अच्छा। 11 बजे से पहले इनको समझ नहीं लगी। बिल्कुल सही। इनका यही ख्याल था कि इलेक्शन हो जाएगा, इनके नहीं है, असेंबल नहीं है, बहुत आगे चले गए, मखसूस नशिस्तें भी आप लोगों को नहीं मिल सकी। अब तो सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं जिसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा है। सिर्फ एक KP असेंबली ने शोर मचाया हुआ है क्योंकि वहाँ आप लोगों की अक्सरियत है। वो लोग कह रहे हैं हमने तो हल्फ ही नहीं उठाने देना कि जो 4-5 सीटें ज़ाहिर है उनकी वो बच जाएंगी। अब जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है जी, क्या करना है आप लोगों ने? बहुत से लोग इमरान खान के नाम पर जीते, वफादारी तब्दील की, वो नून लीग में चले गए, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो ख्याल है, हम ये सोच रहे हैं, देखिए जो है ना 62-63, हाँ, वो आपकी अब इलेक्ट्रॉनिक जो है एविडेंस, उसको अब हर जगह पे कबूल किया जा रहा है। हाँ। उन लोगों ने, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं,
हमारी जो लीगल टीम है उस पर वो गौर कर रही है। हम खुद भी ये सोच रहे हैं, जिन्होंने वीडियोस बना के पब्लिकली उन्होंने ये कहा है कि हम इमरान खान को फॉलो करेंगे, हम जहाँ पे वो हमें कहेंगे, हम अपने इस वोट का, जब लोग हमें वोट देंगे, हम इस वोट का इमरान खान के कहने पे हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उनके नोटिफिकेशन रोके गए, एक नोटिफिकेशन के लिए वो उधर चले गए। हाँ। कईयों के नोटिफिकेशन रोके, कईयों ने कोई अपनी डील पहले से की होगी। तो मेरे ख्याल में कि उनके खिलाफ ये रेफरेंस बनता है। अच्छा, अगर मैं कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एक झूठ हमारा जो बुनियादी है 62, 63, लेकिन रेफरेंस कहाँ देंगे? इलेक्शन कमीशन में देंगे? हम रेफरेंस पहले स्पीकर को स्पीकर उन लोगों से तो आपको उम्मीद ही नहीं है? हमें कोई उम्मीद नहीं, बट हम आखिर में अदालत में भी जाएंगे ना। ये अदालतों से उम्मीद है? देखिए, एक दिन तो इंसाफ होगा। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ हो रहा है, इन्होंने, आप लोग खुद देखें कि इन्होंने हमारे नॉमिनेशंस पेपर से लेके आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि कैंडिडेट्स भी नहीं जा सके। मैं खुद पूरी कैंपेन में मैं हल्के में नहीं जा सका, और ऐसी मैंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया है। उसके बाद कोई हमारे दोस्त जो हैं, हमारे मियां असलम इकबाल साहब नहीं जा सके, तो आने नहीं दे रहे थे, और मुझे भी नहीं जाने दे रहे थे। उनको तो अभी तक मेरे ऊपर भी, उनको अभी भी नहीं आने दे। उन्हीं को ऑपोजिशन लीडर नामजद किया था ना इमरान खान ने। देखें, मियां असलम इकबाल साहब हमारे कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टरशिप के जी। उसके बाद वो हुए ऑपोजिशन लीडर जी। उनको नहीं आने दिया गया। हमने बारहा असेंबली में आवाज उठाई। कौन रोक रहा है? क्यों नहीं आने दिया जा रहा? देखिए, उनको जो हमें इतला है कि उनको असेंबली के बाहर से जो हमारा जो ख्याल है कि उनको सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, एक दफ़ा पहुंच जाएंगे, बाद में हमारा ये ख्याल है कि ये पंजाब पुलिस जो सिर्फ इस वक्त पे रोल है। मियां असलम इकबाल से क्यों खौफज़दा हैं सब लोग? आप लोग भी तो बैठे हैं। मियां असलम इकबाल से क्या खौफ है इनको? तो देखिए, इनको तो एक तस्वीर से इतना खौफ था। कैदी नंबर 804 इमरान खान की जो तस्वीर थी, आप खुद देखें कि इन्होंने पंजाब असेंबली का बायकॉट किया एक तस्वीर की वजह से। तो एक जिंदा आदमी, हमारा लीडर मियां असलम इकबाल हमारे पंजाब के बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे तो उनको डेफिनेटली खौफ होगा। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप लोगों को भी पता है, कैसे उनके घर में घुसकर उनकी बेटी की शादी थी, वो शादी पोस्टपोन हो गई, घर तोड़ा, घर से सामान ले गए, जो काफी ज्यादा मेरे अपने साथ बहुत जुल्म हुआ। जी, बहुत ज्यादा। मुझे ये बताएं, आप लोगों को बिल्कुल यकीन है जो सेनेट इलेक्शन में हमेशा एक खदशा, एक वो रहता है कि लोग वफादारी, ज़रा खुफिया रायशुमारी होती है ना, तो उम्मीद है कि लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, बिकेंगे नहीं? मौजूदा सिनेरियो में 3 से 4 सीटों से ज़्यादा तो नहीं आप लोग निकाल सकते पंजाब से? जी हाँ, देखिए जी, बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा बिकेगा। अच्छा, क्योंकि हर किसी को जो सियासत करना चाहते हैं ना जी, वो उसने अपना मुस्तकबिल बचाना है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मुस्तकबिल वाबस्ता है इमरान खान के साथ। जी, आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। एक बंदा जेल के अंदर बैठा है, इलेक्शन से पहले उसको जेल में डाल दिया गया, उसकी जमात से सिंबल ले लिया गया, उसके जो कैंडिडेट थे उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं सबमिट करवाने दिए गए, उसके बाद स्क्रूटनी में उनको आने नहीं दिया गया, उनके प्रपोजल स्कैंडर को पकड़ा गया। यानी इतने जुल्म के बाद फिर आखिर में जब वोट भी डल गए, किसी ने बैंगन पे वोट दिया, किसी ने प्रेशर कुकर पे वोट दिया, किसी ने दरवाजे पे दिया, किसी ने हुक्के पे दिया, उसके बाद फिर वोट मिले और फिर रिटर्न किया। के पिछले 2-3 दिनों से शायद इंटरव्यूज आपकी नज़र से गुजरे हों, जिनको में वो हर इंटरव्यू में एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान का जो वजूद है ना, वो बड़ा मसला है। जब तक इमरान खान रहेगा ना, ये मसले ऐसे रहेंगे। फिर उनसे सवाल होता है सियासी वजूद की बात करें या एक फिजिकल जो एक वजूद है आप उसकी बात करें, तो वो सियासी वजूद की बात कर रहे हैं। मतलब कि सियासतदान तो सियासी मैदान में मुकाबले करते हैं, लेकिन इमरान खान का सियासी वजूद आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए कहीं से आप लोगों को कोई रिलीफ मिल सकता है जहां सियासी वजूद ही मंजूर नहीं है इमरान खान का? देखिए जी, सियासी वजूद तो इमरान खान का है, उसकी एक वजह है, उसको ये ख़त्म नहीं कर सकते। 1,67,00,000 वोट नया रजिस्टर्ड हुआ था 2024 वाले इलेक्शन से पहले। अगले 3 साल 2 साल 3 साल 2 साल भी मेरे ख्याल में मैं कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ, अगले जितने अरसे में नया वोट रजिस्टर्ड होगा वो इमरान खान का है। अच्छा, और जो 1,70,00,000 वोट पहला है वो भी अभी अपना पूरी अपने वोट का दोबारा रिवेंज लेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के वजूद को ये कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्होंने 1985 से किसी न किसी तरीके से पंजाब पे रूल किया है, और अभी तक वही उसी डगर पे ये चल रहे हैं।
कि आटे के बैग पे ये फ़ोटो लगा लें, ये लोगों को लाइनों में लगाएं, वही पटवारी वही तहसीलदार उन्हीं के थ्रू ये आप लोगों की अपनी पार्टी में भी तो इतनी तितर बितर और इतना एक मिल के आता है जेल से, वो कोई और जुबान बोलता है, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, बाहर आगे को कहता है खान ने ये कह दिया, दूसरा कहता है खान ने ये कह दिया, एक कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना गलती थी, दूसरा कहता है नहीं इमरान खान का ये फैसला था, अली जफर साहब कहते हैं कि नहीं हमारा तो फैसला कहीं और जाने का हुआ था। मतलब कि आप लोगों की पार्टी में इतनी यूनिटी है ही नहीं कि कोई एक बात आप किसी को समझा सकें? देखिए, जब पार्टीज बड़ी होती है ना जी, और लीडरशिप अंदर हो तो ये थोड़ी बहुत चलती रहती है। मैं इसको इतना ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करता कि बेसिकली जब आखिर में फैसला होता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं। ये जब पार्टीज बड़ी होती हैं, पार्टी के साथ लोग होते हैं, लोग पार्टी के साथ इंटैक्ट रहते हैं। यानी आप खुद देख लें कि 2002 में जो 99 का कू हुआ था, उसके बाद टोटल कितनी सीट्स थी? 17 सीट थी मुस्लिम लीग नवाज के बाद। हाँ, लोग छोड़ गए। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं इस वक्त, सारे हालात के बावजूद। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत छोड़ गए, इमरान खान को भी छोड़ गए। अब तो नए लोग आए हैं जिनमें वकीलों ने जो है ना वो आकर इजाजत अपनी कायम कर ली है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, एक बंदे ने हमें छोड़ा है नेशनल असेंबली में, लाहौर का बंदा था, वसीम कादिर समथम इस किस्म का उसका नाम है। इन्होंने पूरा जोर लगाया, किसी बंदे ने नहीं छोड़ा। यानी आप खुद देख लें कि जो इतने अताब में पार्टी हो, इतने क्राइसिस में पार्टी हो, तो क्या आप समझती हैं कि वो 93 प्लस सीट्स, उनसे तकरीबन 80-90 सीट्स आप खींच भी लें तो उसके बावजूद वो 90 प्लस सीट नेशनल में ले ले और मोर देन 100 सीट्स पंजाब में ले ले? आप क्या समझते हैं? अच्छा, अब 21 अप्रैल को कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली जो ज़ायरा नशिस्तें हैं अब 21 को अप्रैल को होने जा रहे हैं, उस पर क्या आप लोग कैंडिडेट इमरान खान से पूछेंगे? फाइनल हो चुके हैं, क्या करेंगे आप लोग? जी, हमारे कैंडिडेट्स, हमने अपनी एप्लीकेशंस उनकी जो है सबमिट करवा दी हैं। अच्छा, करवा दी? हमारे सबमिट हो गई हैं। हमारे डेफिनेटली आखिरी फैसला खान साहब ही करते हैं। इधर से पंजाब से हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बन के चली जाएंगी, उसके बाद खान साहब के पास जाएंगी। खान साहब वाहिद लीडर हैं जिनको अपने एक एक वर्कर का पता है, तो जो वो फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह बाय इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। उसके पहले हमारा सेनेट का इलेक्शन है, उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। हम इनका हर जगह पे मुकाबला करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का भी तो वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं अभी, तो उसका भी कोई आप लोगों को पता नहीं है कि निशान मिलना है, तहरीक इंसाफ में दोबारा जिंदा होना है, नहीं होना, क्या करना है, फिर जाम होना है आप लोगों ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जाम होना है, तो भी बड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, मैं एक बात मैं आपको अर्ज कर दूँ कि अब हमें इतना मज़ा आ गया है कि अब इमरान खान का फ़ोटो ही निशान है। अच्छा, जहाँ पे इमरान खान का फ़ोटो होगा, जिस कैंडिडेट के साथ निशान उसका जो होगा, वोट उसको मिलेगा। लेकिन जो फोटो पकड़ता है वो जेल में भी चला जाता है। अब देखें, जेल तो हमने, देखें जेल जो है ना, जेल तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी तकलीफ़ें हमने सही हैं, तो ये एक मामूली बात हो चुकी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बच्चर साहब, आपका लीडर ऑपोजिशन पंजाब असम्बली मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। साबिक लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया किरमानी साहब आपका। किरमानी साहब, ये कब से हो रहा था कि पार्टी में ये डिवीज़न होने लगी कि एक ग्रुप ऐसा सामने आया जो शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, फिर आपने कहा कि वही लोग हो सकते हैं जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए जिन्होंने दबाव डाला या जिन्होंने मजबूर किया नवाज शरीफ साहब को। ये कब से ये डिवीज़न पार्टी में होने लगी और नतीजा ये निकला कि जो हारे उनको कहा जाने लगा कि नवाज शरीफ का ग्रुप था जिसको हरवा दिया गया, और जो जीते वो आज असम्बली में बैठे हुए हैं क्योंकि वो शहबाज शरीफ के करीबी हैं। जी शुक्रिया शाजिया बीबी। देखिए, आपने माशाल्लाह बहुत लंबा इंट्रो किया और उसमें आपने अपने सवालों के खुद ही जवाब भी दे दिए। बहरहाल देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा जो बयानिया था बुनियादी तौर पर, मैं बारहा ये कह चुका हूँ, अब ज़ाहिर आपने पूछा, मुझे दोबारा अर्ज करना पड़ रहा है, वो था वोट को इज्जत दूँ।
और फिर नवाज शरीफ साहब तो उस बयानिए पर खड़े रहे, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन फिर जाहिर है पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो जाहिर है मियां साहब को ये कन्विंस करने में कामयाब हुए कि जी हमें जरा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। और फिर जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, और उस वक्त देखिए कि नवाज शरीफ साहब का और पार्टी का ग्राफ कहाँ था, कितना ऊंचा था। लेकिन जब फिर वो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो सा था, जब वोट को एक्सटेंशन के दे दी, तो उसके बाद तो वो बयानिया हमारे से हाथ से निकल गया ना, फारिग हो गया वो बयानिया। और वो वही नतीजा था फिर जो ये इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट हुआ, जिसकी वजह से सिंपल मेजॉरिटी या कंफर्टेबल मेजॉरिटी ना मिली, और जिस वजह से मियां साहब ने फिर फैसला किया, क्योंकि उनको मखलूत हुकूमत का ना कोई तजर्बा है ना वो मखलूत। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया उसी दिन मर गया था जिस दिन बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए कन्विंस किया गया नवाज शरीफ साहब को, नून लीग ने उसमें अपना हिस्सा डाला, उसी दिन मर गया था वो बयानिया? चलिए, मर गया लफ्ज तो मुनासिब नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन हमारे हाथ से निकल गया बयानिया, मतलब उसकी अफादियत जो सी थी वो खत्म हो गई। सही। तो उसका जाहिर है फिर जो फॉल बैक आना था वो आया। और फिर खुसूसन जो चूंकि नवाज शरीफ साहब तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई और एक आईनी तरीके से आई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो मियां साहब तो उस वक्त भी इलेक्शन में जाना चाहते थे। और अगर उस वक्त भी वो लोग मियां साहब की बात को तस्लीम कर लेते, तो मैं समझता हूँ आज कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। कौन लोग तस्लीम कर लेते किरमानी साहब? यही लोग जो वोट को इज्जत दो के बयानिए से जिन्होंने दस्तबरदार कराया, जो लोग लंदन जाते रहे, मैंने कई प्रोग्रामों में अर्ज किया है। अच्छा, तो उनमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, जाहिर है वो भी लंदन जाते रहे हैं, वो तो लीड करते रहे। आपको सब मालूम है कौन गया कौन नहीं गया, मैं नामों में नहीं मैं बिलीव करता। जो लोग जाते रहे हैं वो मीडिया के रिकॉर्ड पे हैं कि कौन लोग जाते रहे। अच्छा, उसमें गुजारिश ये हुई कि फिर अब आ जाइए, नवाज शरीफ साहब वापस से शरीफ लाते हैं, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जिस तवातर से मियां साहब को, नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन कैंपेन में जलसे करने चाहिए थे, उस तवातर से उन्होंने नहीं किए और महदूद जलसे किए, चंद जलसे किए। वेयर एज के अगर आप माजी में देखें, 2008 देख लें, 2013 देख लें, 2018 देख लें, नवाज शरीफ साहब के जलसों की तादाद काफी ज्यादा थी। तो इस बार कम क्यों किए? कोई स्ट्रैटेजी थी, कोई खास स्ट्रैटेजी थी, या उन्हीं लोगों ने मना किया जो नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने? ये सवाल जो सा है, इसकी मैं भी जवाब की तलाश में हूँ। अच्छा। और इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मियां साहब की इलेक्शन कैंपेन को मैनेज किया है, जो उनके कैंपेन मैनेजर्स थे। चूंकि मैं तो इस इलेक्शन में उनका कैंपेन मैनेजर नहीं था, मैं तो उस वक्त का हिसाब दे सकता हूँ जब मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन मैनेज किया करता था। तो एक तो ये हुआ कि चूंकि देखिए हमारा नारा था पाकिस्तान को नवाज दो, और उसमें वोट बैंक तो नवाज शरीफ का है, बाकी तो पार्टी में जितने लोग, लेकिन वो तो उल्टा हो गया, पाकिस्तान को नवाज दो की जगह शहबाज दो चला गया। सुन तो लीजिए ना, मेरी गुजारिश तो मुझे मुकम्मल कर लेने दें। तो वो जो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो तो नवाज शरीफ से बिलोंग करता है, बाकी तो सब लोग तो फैली हैं उस वोट बैंक के, कोई भी हो। अच्छा, एक तो ये हुआ कि वो लोगों को मायूसी हुई, क्यों कि जब आपको सिंपल मेजॉरिटी भी ना मिली, ठीक है, उस पर जो नवाज शरीफ का वोट बैंक था, वोटर थे, सपोर्टर थे, चाहने वाले थे, तो उनको मायूसी हुई। नंबर 2 कि मैं समझता हूँ कि और भी जो दीगर अवामिल थे, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आपका जो पार्टी का मंशूर था वो बहुत लेट आया। यानी एक तो मियां साहब के जलसे, क्योंकि लोग देखें नवाज शरीफ साहब को सुनना और देखना चाहते थे, वो ना हो सका, मंशूर लेट आया। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है जिसको हम अब भूल जाते हैं बात करनी, कि देखिए मियां साहब 4 साल के बाद तशरीफ लाए थे इलाज के जरिए के सिलसिले में, लंदन में वो मुकीम रहे, वो गैर फाल थे, उन मानों में वो पाकिस्तान में एक्टिव नहीं रहे। एक उसने भी हमें नुकसान पहुंचाया उस चीज ने। उसके बाद फिर मियां साहब जब तशरीफ ले आए, तो जो हमारे कुछ उम्मीदवार भी थे, यानी मियां साहब का तो हमेशा ये रिकॉर्ड है
कि वो तमाम उम्मीदवार, जब तक मैं कैंपेन उनकी मैनेज करता था, कि हर हल्के से हमें दावत आती थी कि हमें आके खिताब करें नवाज शरीफ साहब, और हम जाते थे। सही। और आप 2013 में देखिए कि मियां साहब के लातादाद जलसे हुए, जहाँ जहाँ गए, पूरे पाकिस्तान में गए। इस दफा तो देखे ना, एक टाइम था जब PMLN नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाती थी, विफाक में भी, और चारों सूबों में भी रही हमारी हुकूमतें। ठीक है। अच्छा, अब एक ये वजह थी। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो वजह थी कि देखिए जो आपका इस वक्त यूथ है ना, और खुसूसन जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो अब रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से वो अब उनकी बातों में नहीं आ रहा। क्यों? कि उसने वो देखता है कि भाई एक मैं मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ हूँ और मैं हाथ में डिग्री लेके बेरोजगार फिर बाहर वो सड़क पे धिक्के खाते हैं, घर आते हो अपने बूढ़े माँ बाप देखते हैं जिनकी कमरे टूट गई हैं, बिनाई चली गई उसको डिग्री दिलवाने में, और बाहर उसको मौके नहीं है। सही। एक वो यूथ था जो इस सिस्टम से आजिज आया हुआ था, उस यूथ ने भी इस सिस्टम के खिलाफ बजरिया वोट बगावत की है, रिवोल्ट किया। क्या उस यूथ का वो हिस्सा जिसने बगावत की है और वोट गया है इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, क्या वो वोट बैंक मरियम नवाज पंजाब को लीड करते हुए आप समझते हैं वापस ला सकती हैं? देखिए, इसमें तो बहुत मेहनत उन्हें करना पड़ेगी। इसमें मेरी एक तजवीज़ है जो मैंने ऑलरेडी बहुत अरसा पहले जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे तो उनकी खिदमत में मैंने अर्ज की थी कि देखिए जो ये होती है ना, द पार्टीज गिव बर्थ टू द गवर्नमेंट्स can't give birth to the parties। ठीक है ना जी। मैंने उनको तब भी किया था कि मेरी लेकिन आवाज शायद इतनी कमजोर है कि वो नहीं सुनी गई। मैंने नवाज शरीफ साहब की खिदमत में अर्ज किया था, मैं रिकॉर्ड पर हूँ, कि सर हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग कर दीजिए, और ये पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये हमा वक्त काम होता है, मसरूफियत का 24/7 है। ये नहीं हो सकता कि आप वजारतों के मजे भी लूटें और उसके बाद आपके वक्त भी ना रहे और पार्टी के ओहदे भी रखें। अब मियां साहब के सामने अगर वो चाहते हैं कि पार्टी को दोबारा, जो मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की अजमत रफ्तार थी या है, उसको रिवाइव करने का मेरी नजर में अब ये हल है कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो अपना हुकूमत का काम संभालें और पार्टी के होते जो से हैं वो। ठीक है, आखिरी दो सवाल किरमानी साहब, जिन लोगों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं देखना चाहते थे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने, क्या वही लोग आज जीत कर, या जिन्हें जितवाया गया, जो बात PTI करती है, वो खुद आज बैठे हुए हैं असम्बलियों में, जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने, वो खुद बैठे हुए हैं असम्बलियों में? हो सकता है कुछ बैठे हों, कुछ बाहर हो गए हों, मतलब दोनों सूरतों में मुमकिन है जी। ठीक है, ये वजारत दाखिला और वजारत खजाना, ये नून लीग से बाहर लोगों को ये दो वजारतें देना, ये मुल्क की मजबूरी थी या पार्टी की मजबूरी थी? मुल्क को ऐसे लोग चाहिए थे या पार्टी की मजबूरी बन चुकी थी? देखिए, जब पावर पॉलिटिक्स होती है ना, याद रखिएगा, तो उसमें आपको फेवर्स देनी भी पड़ती हैं और उसके बदले में फिर फेवर्स मिलती भी हैं। अच्छा। तो ये पावर पॉलिटिक्स है, बदकिस्मती से इस मुल्क में काफी अरसे से हो रही है। तो फिर ये सारी चीजें आपको फिर कुछ अपनी मनवानी पड़ती है, कुछ दूसरे की माननी पड़ती है। तो ये सिलसिला तो पाकिस्तान में चल रहा है। ये 2 वजारतों के फैसले कहीं और से हुए हैं, ये सियासी फैसले नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं और से हुए हैं, फैसले तो मुशावरत से हुए, लेकिन जाहिर है कौन किसका नुमाइंदा है वो जाहिर है सामने आ जाएंगी चीजें, बहुत जल्द सामने चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदा $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान IMF के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम शुरू करने का ज़ाहिर ख्वाहिशमंद है। ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हमें नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मगर IMF ने पाकिस्तान को अब नए कर्ज देने के लिए नई शराइत और नए मुतालिबात सामने रख दिए हैं। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले पाकिस्तान बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमत पे बड़े इजाफे के लिए भी तैयार है, जिससे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। इस बार IMF के मुतालिबात की फहरिस्त न सिर्फ लंबी है बल्कि उसमें बहुत सी कड़ी शराइत भी रखी गई हैं। IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान नए प्रोग्राम से पहले अपने ख़जाने को मजबूत करने के लिए जो टैक्स का निज़ाम है इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि जो टैक्स बेस है इसको बढ़ाया जा सके। IMF का जो दूसरा हदफ है वो तवानाई के शोबे में तब्दीलियाँ लाना है, जिसके तहत IMF पाकिस्तान में बिजली चोरी के खात्मे और ट्रांसमिशन सिस्टम में बेहतरी लाने का ख्वाहिशमंद है। IMF का तीसरा और चौथा मुतालबा महंगाई और एक्सचेंज रेट के हवाले से है। इस शर्त के तहत पाकिस्तान को शरह सूद को बुलंद और एक्सचेंज रेट को शफाफ सतह पर बरकरार रखना होगा। इसके अलावा IMF निजी कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे और सरकारी मलकियती इदारों की प्राइवेटाइजेशन का भी मुतालबा कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन मुश्किल शराइत पर अमल कर सकेगा? इसके अलावा IMF ये भी मुतालबा कर रहा है कि पेट्रोलियम पर लेवी 60 रुपए के साथ साथ 18% जनरल सेल्स टैक्स GST भी इस पे लगाया जाए, जिसका खात्मा 2022 मार्च में किया गया था। अहम बात यह है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर GST बहाल किया जाता है तो इसकी कीमतों में भी उसी शरह से इजाफा होगा, यानी फी लीटर 50 से 55 रुपए का इजाफा जो होगा ये महंगाई का ऐसा ज़बरदस्त तूफान लेकर आएगा कि जो आम आदमी वो पिस कर रह जाएगा। यही नहीं, महंगाई के सताए बिजली सार्फिन पर मजीद बिजलियां गिराने की भी तैयारी कर ली है। 6 तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा को बिजली की कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी है, जिसके मुताबिक सार्फिन की हड्डियों से मजीद 967 अरब रुपए नचोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है। IMF के अगर नए प्रोग्राम में हम जाएंगे, कैसे आवाम को पिसने से ये जो हुकूमत है ये रोक सकती है, या जो प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं कड़वी गोली है ये खानी पड़ेगी। मैं बात कर रही हूँ, मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, स्टाफ लेवल मुआहदा तो पाकिस्तान IMF के बीच में हो चुका है। अब इसमें जो मेजर टारगेट्स थे वो अचीव किए जा चुके हैं, और जो बड़ा एक मेजर टारगेट था वो ज़ाहिरा टैक्स रेवेन्यू का था 9,400 अरब रुपए का। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि ये भी हम अचीव कर लेंगे। 3,000 अरब की हमारे सिस्टम में जो टैक्स चोरी, जिसे हम टैक्स लीकेज कहते हैं, वो हो रही है। यही बात कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन पहले की कि इस वक्त पाकिस्तान 9,500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर रहा है, जो ये कम है, ये ज्यादा होना चाहिए। 3-4 खरब रुपया जो है वो कहते हैं इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। ये कैसे आप इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे? कैसे जो कह रहे हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे, क्या करना पड़ेगा इतना टैक्स इकट्ठा करने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अब 24वें IMF के प्रोग्राम में जा रहा है। ये 24वां प्रोग्राम है, और आज मैं रिकॉर्ड पर ये लाना चाहता हूं कि जो पॉलिसी इस हुकूमत ने अपनाई है उसके तहत लाजमन कुछ बरसों के बाद 25वां प्रोग्राम भी होगा। नंबर 1, जिस तरीके से 23 प्रोग्राम नाकाम रहे हैं, इसी तरह से 24वां प्रोग्राम भी नाकाम रहेगा। और IMF की ख्वाहिश भी यही है कि नाकाम रहे, और हमारी ख्वाहिश भी है कि नाकाम रहे। और हुकूमत ये चाहती है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें, ताकि उसकी आड़ में आवाम पर टैक्सों का बोझ डालें, बिजली और गैस के नर्ख डालें। ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाजे है। बुनियादी बात, इस हुकूमत ने जो हिकमत अमली बताई है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये वही बातें हैं जो कम से कम 25 वर्षों से मुख्तलिफ हुकूमतें करती रही हैं। एक बात भी उसमें नई नहीं है। और अगर इस पर अमल दरामद कर लिया जाए, जो इनकी हिकमत अमली है, और IMF की शराइत भी पूरी कर दी जाए, जिसके आपने डरा भी दिया कौम को, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि मईशत में बेहतरी नहीं आएगी। ये बात जब तक कौम की समझ में नहीं आएगी, जब हमारी मुश्किलात रहेंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो कुछ फिगर्स हुकूमतें बता रही हैं वो सही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या है। पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम है वो टैक्स चोरी की हौसला अफजाई करता है, उसमें सहूलियात देता है। कानून टैक्स चोरी को आप कानूनी रास्ता दे रहे हैं।
मईशत को दस्तावेजी बनाने में हुकूमतें दिलचस्पी नहीं रखती। टैक्स का मुनसफाना निज़ाम वज़े करने में हुकूमतें दिलचस्पी नहीं रखती। और इसका क्यों नहीं रखती? इसलिए कि काला धन जो है उससे लोग दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक जुमला सिर्फ बता दूं, अब ये SIFC के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। SIFC को मशवरा देना चाहता हूँ और वही जानना चाहूँ कि इनसे एक इजलास बुला लें और उसमें जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं उनके कुछ नुमाइंदों को भी बुला लें। मैं कुछ हक़ाइक़ बताता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है उसमें ये कहा गया था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। अब नई पॉलिसी है उसमें तीनों नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि हमें ये एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती जब तक ये चीज़ें ना की जाएं। अब मईशत तबाह हो गई और उनमें से एक काम भी आप नहीं कर रहे और आप कहते हैं मईशत ठीक हो जाएगी, तो हम ये किसको खुद फरेबी में डाल रहे हैं? नंबर 1। अब आप दूसरे देख लीजिए, PTI जो सूबों में थी उन्होंने ये कहा था कि हम तालीम और सेहत में जो है वो 7.5% मुख्तस करेंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, प्रॉपर्टी की मालियत जो है मार्केट पे लाएंगे। उन्होंने एक काम भी नहीं किया। तीसरी बात यह है कि हमें ये नहीं देखना है कि IMF की शराइत क्या है, कुछ और बातें कर लो। 2015 में तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये मुआहिदा किया था कि हम तालीम की मद में 7% ऑफ GDP खर्च करेंगे। 7%, ये 2015 तक करना था और इसको बार बार दोहराया गया। और सेहत की मद में पीपल्स पार्टी ने कहा था 4%, यानी दोनों में 11%, और PMLN ने कहा था 2.5%, यानी 7.5%। अब तो आपकी टोटल वसूली जो है वही 9.5% है, तो अभी 11% कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही। डॉक्टर, बात यह है कि टैक्स रिफॉर्म्स कोई नई बात नहीं है। 20 साल तो मुझे हो गए हैं सहाफत करते हुए। 20 साल से तो मैं भी यही सुन रही हूँ, हमेशा हम बताते भी हैं, हर साल जब भी बजट आता है टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। इस बार जो ये कह रहे हैं कि टैक्स नेशनल डाटा वेयर हाउस बनाया जाएगा कि जो टैक्स दहिंदगान है, जो टैक्स नहीं देते, उनका रिकॉर्ड शामिल किया जाएगा। आपको लगता है इसमें कोई नई बात है? मैं तो 20 सालों से सब यही ड्रामा होते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अगर मैं आपसे अर्ज कर दूं, अब से 2018 के बाद या 19 में ये कहा गया था कि हमें 45 लाख आदमियों के नाजायज़ असासे जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं उसकी तफसीलात मौजूद हैं और कानून भी मौजूद है, ये हरकत में आएगा और हम उनसे वसूली करके दिखाएंगे। मैंने सिर्फ गलती ये की कि अगर ये वसूली करें कानून के मुताबिक जो इनके पास असासे हैं तो 1100 अरब रुपया मिल सकता था। न निगरान ने किया, न पिछली हुकूमत ने किया और न ये करने का इरादा रखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये करना नहीं चाहते, बुनियादी मसला ये है। लेकिन अब ये जो बातें ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। वो इसलिए कर रहे हैं कि अब मईशत इतनी तबाह हो गई और हाशा कर्जे इतने ले लिए कि अब जो टैक्स की वसूली है उसमें से आप अगर सूबों का हिस्सा आप छोड़ दें, जो सूद अदा कर रहे हैं होता तो फिर तो IMF को भी एतराज़ है, कौम भी ये कहेगी ये क्या हो रहा है, तो सूद अदा नहीं हो रहा। तो अब ये जो इजाफा किया जा रहा है ये मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। ये जो सूद में बेतहाशा इजाफा हो गया है उसको पूरा किया जाएगा अवाम को कुचल कर, मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है और ना मईशत बेहतर होगी। बुनियादी बात कर रहा हूँ। तो मैं तो एक चीज़ आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ, मतलब कि IMF से जो पैसा आएगा वो कर्जों के सूद की मद में निकल जाएगा? नहीं, IMF से जो पैसा आएगा वो तो आपकी इम्पोर्ट्स जो है ना, इम्पोर्ट्स वो आपकी एक्सपोर्ट से दुगनी है। IMF का पैसा नहीं आएगा, IMF के अलावा आलमी बैंक से भी आएगा, आप दोस्त मुल्कों से भी लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन सबको मिला के आपकी चूंकि इम्पोर्ट्स जो हैं वो दुगनी रखना चाहते हैं आप, वो उस इम्पोर्ट माफिया भी है, तो उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे हैं। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) वगैरह है, यानी मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। तो मैं ये चूंकि बंदूक रख रहे हैं SIFC के कंधे पर, तो मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। SIFC की जो मीटिंग होती है उस हमारे जो है फौज की नुमाइंदगी भी है जिनका हमें बहुत एहतराम है, उनको मिसगाइड कर दिया। अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अगली मीटिंग में ये जो है हुकूमत से ये कहें कि ठीक है आप बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए कि ये जो जून 2024 का बजट आएगा के लिए, क्या उस बजट में जो आप टैक्सों का हदफ रखेंगे वसूली का सूबे वफाक मिला के, क्या उससे सूद अदा हो जाएगा और तनख्वाह हो जाएगी, या दफा के लिए भी कर्जे, तालीम का बजट कम करेंगे, सेहत का बजट कम करेंगे, तरक्याती खर्चात का बजट कम करेंगे? तो अगर ये नहीं होता तो फिर आपका ये बजट बनाने का मकसद क्या है? एक
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बजट जो आज हमारा बन रहा है, जो माजी में बने, वो पार्लियामेंट को इख्तियार ही नहीं है सूबाई असम्बलियों को, क्योंकि वो आइन से मुतसादिम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशूद साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।